हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ एवं मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और आज का जो अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें जो कुछ बचा हुआ पार्ट था आज उसको पढ़ेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते बहुत कुछ हैं मगर करते कुछ नहीं। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ज़्यादा सोचेंगे और करेंगे कुछ नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा। और चलिए चलते हैं अपने इस अभिक्रिया पर। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया यानी विद्युत अपघटन क्या है, तो चलिए चलते हैं विद्युत अपघटन को समझते हैं। पहले विद्युत अपघटन एक वैसी अभिक्रिया है जब किसी यौगिक के विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यौगिक अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है तथा जो धातु होते हैं वो कैथोड पर जमा होते हैं और जो अधातु होते हैं वो एनोड पर जमा होते हैं। और इस प्रक्रिया को, ये जो अभिक्रिया है, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो चलिए चलते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक सोडियम क्लोराइड लेते हैं NaCl, और इससे होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम जो है Na और क्लोरीन यानी सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है। यानी जब ये सोडियम प्लस आयन में टूटेगा और क्लोरीन माइनस आयन में टूटेगा तो सोडियम जो धातु है वह कैथोड पर जमा होगा। ये कैथोड क्या है, तो एक तरह का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और यह जो क्लोरीन है वह एनोड पर जमा होगा। सोडियम धातु है, यहाँ देखिए धातु कैथोड पर जमा होता है। तो सोडियम धातु है, कहाँ कैथोड पर जमा हुआ, और धातु एनोड पर जमा होता है। तो क्लोरीन और धातु है, यह एनोड पर जमा हुआ, ठीक है। जब हम एक मॉलिक्यूल लेंगे सोडियम का तो इस तरह से दिखाएंगे, और जैसे ही इसको हम 2NaCl कर दे, या यहाँ पर क्या करेंगे 2NaCl अगर कर देते हैं तो सोडियम को ऐसे ही छोड़ दीजिए 2Na और क्लोरीन Cl2, यानी इस तरह से लिख दीजिए। तो सोडियम कैथोड पर जमा होगा और क्लोरीन जो है एनोड पर जमा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहाँ प्लस इसलिए लिखा कि आपको पता चले कि धातु पॉजिटिव आयन धनायन होता है और अधातु ऋणायन होता है। इसको इसलिए ऐसा लिखा कि आपको पता चले कि धातु धनायन है और कैथोड ऋणायन है, यानी कैथोड पर जो है सो निगेटिव चार्ज है, यानी यह एक तरह का निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, और एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, यानी माइनस वाला प्लस पर और प्लस वाला माइनस पर जमा होता है। यह समझाने के लिए मैंने यहाँ प्लस माइनस लिखा था। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे अभिक्रिया की ओर। तो चलिए अब हम लोग अगले अभिक्रिया पर चलते हैं जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या मतलब है, आप लोगों ने अम्ल और क्षार पढ़ा होगा। तो अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनता है, और इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए चलते हैं परिभाषा पर कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म, जिसको हम क्षार कहते हैं, के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बस सिंपल सा फंडा है, एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया किया, वहाँ पर लवण और जल बनता है, अर्थात साल्ट और वाटर बनता है। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। A reaction in which an acid reacts with base
to form salt and water is called neutralization reaction। मतलब एकदम सिंपल है कि जब कोई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इस तरह के अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या जी, समझ में आया कि ना? तो ध्यान से देखो, अब कोई अम्ल ले लेंगे, अम्ल जैसे हम HCl ले लिए, अम्ल HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, एगो भस्म ले लेते हैं। अरे भस्म कह दिए, इसका मतलब भस्म मत समझ लेना गांव घर वाला, ये भस्म है जिसको क्षार कहते हैं। तो NaOH क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना जी? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल कह दीजिए इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एसिड है, आइए एसिड कह देते हैं तो नीचा में अम्ल लिखिए देते हैं। ये अम्ल है और ये क्षार है, जिसमें OH लगा हुआ है वो क्षार है, और ये दोनों देखिए आपस में रिएक्शन कर लेगा। अब ई जो है E प्लस और E माइनस, E प्लस और E माइनस, तो देखिए E प्लस वाला माइनस के पास चल जाएगा, E माइनस वाला प्लस के पास चल जाएगा, यानी ECl जो है Na के पास चला गया, और यह H जो है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से देखिए, यह H जो है इस OH के पास चला गया। अब यहाँ से देखिए तो क्या बनाया? NaCl, देखिए NaCl H और OH मिल गया तो H2O बनाया। यही NaCl सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, इसी को आप कहेंगे लवण। इसका हिंदी इसका अंग्रेजी होता है साल्ट, SALT, और यही है H2O जल यानी वाटर। तो आपको अभी बताए थे कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, और इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए तो चलिए चलते हैं अब अगला टॉपिक, संक्षारण। संक्षारण क्या है? तो देखिए संक्षारण, आप लोग अपने आसपास में लोहे की वस्तु देखे होंगे। लोहे की वस्तु देखने के बाद आपको समझ में आता होगा कि उसमें जंग लगा हुआ है, और जब जंग लग जाती है तो धीरे धीरे वस्तु नष्ट होने लगता है। तो उसी के लिए हम संक्षारण को देखेंगे कि जंग कैसे लगता है और जंग लगने के बाद क्या होता है। तो जंग लगने के बाद आप लोग देखते होंगे कि वस्तु धीरे धीरे खराब होना यानी नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, संक्षारण का परिभाषा पहले देखते हैं। जब कोई धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन या नमी, जिसमें पानी मिक्स हो, तो नमी या अन्य गैस जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड आदि जैसे गैस के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके अपनी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड या अन्य यौगिक बना लेती हैं और धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण या कोरोशन कहते हैं। तो मैंने जो समझाया आपको कि कोई धातु है, उसको खुले में ऐसे छोड़ दीजिए, वह क्या करेगा कि वायुमंडल के ऑक्सीजन से या वायुमंडल के नमी से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों से अभिक्रिया करके किसी का ऑक्साइड, किसी का कार्बोनेट, किसी का सल्फाइड बना लेता है। वह क्या होगा कि ऊपर परत बनेगा, जैसे कोई धातु है तो उसके ऊपर ऑक्साइड का परत, सल्फाइड का परत, कार्बोनेट का परत बनता जाएगा और धीरे धीरे वह नष्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे लोहा में जंग लगने के बाद उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ठीक उसी तरह से
इसमें भी क्या होगा कि धीरे धीरे वो धातु कमज़ोर होने लगेगा और इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहेंगे। तो ये है कुछ नहीं, बस आप लोग देखते होंगे आसपास में, उसी से आप समझ जाएंगे। और एक बात और, संक्षारण एक मंद प्रक्रिया है, धीरे 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 होता है। आप इसको तीव्र गति से नहीं करा सकते हैं, ये ऑटोमेटिक आपस में जैसे ही वायुमंडल या कहीं से उसको नमी मिलेगा, ये प्रक्रिया आरंभ हो जाएगा। आप चाहें ना चाहें यह होना शुरू हो जाता है, वहाँ नमी मिला, प्रोसेस चालू है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? संक्षारण। अब देखिए, संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे लोहा का कोई सामान खरीद के लाए, उसको क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं, रंग देते हैं। तो बस उसी संक्षारण, उसी ऑक्साइड से बचाने के लिए कि वह लोहा ऑक्सीजन से रिएक्शन न कर जाए, अभिक्रिया न कर जाए, और जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बना लेगा। तो हम लोग तो होशियार आदमी हैं, अपना सामान का सुरक्षा करना जानते हैं, इसीलिए बाज़ार से पेंट खरीद के लाए, रंग दिए लोहा को। घर पर सामान है लोहा का, उस पर रंग चढ़ा देते हैं, चलिए बहुते दिन तक टिकेगा। लोहा का गेट किवाड़ी बनाते हैं और रंग देते हैं। तो ये सब बात आपको समझ में पहले नहीं आता होगा, लेकिन अब समझ में आएगा कि लोहा का गेट लगा हुआ है गेट में, और उसको क्या करते हैं, कलर खरीद के लाए बाज़ार से और पोत दिए ऊपर से नीचे तक। करका रंग से ज़्यादा पोतते हैं, और पोत देते हैं। क्यों? क्योंकि वह वायुमंडल के हवा से संपर्क तोड़ देता है। जो हम पेंट करते हैं, वह पेंट क्या करता है, वह कलर क्या करता है, वायुमंडल के नमी से उसका संपर्क तोड़ देता है। तो गेट ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होता, या लोहा का सामान जो है ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होता। बस यही कारण है, इसलिए आप लोग को ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसका अगला टॉपिक पे चलेंगे। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अगला टॉपिक अपना है विकृत गंधिता। ये रैंसिडिटी, विकृत गंधिता, विकृत गंध यानी गंध खराब हो जाना, इसका मतलब यही है। विकृत गंधिता का मतलब गंध खराब हो जाना। भाई किसका गंध खराब होगा? तो चलिए देखते हैं कि जब वसायुक्त खाद्य पदार्थ यानी तेल से बना हुआ खाद्य पदार्थ जो होगा उसकी बात कर रहा है। तो जब वसायुक्त या तेल खाद्य पदार्थ जिसमें तेल हो या वसा हो, वह हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके खराब हो जाते हैं और उनमें से अप्रिय गंध तथा स्वाद आने लगता है, तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। एक बात समझ में आ गया आपको भी कि जब वसा युक्त खाद्य पदार्थ लोग कहते हैं जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन जब ज़्यादा समय तक बाहर में खुले में रहता है यानी हवा के संपर्क में रहता है तो वह भी खराब होने लगता है। और जब खराब होने लगता है इसका मतलब है कि वह हवा से संपर्क कर लिया है, यानी हवा से संपर्क अगर होता है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो जैसे ही खाद्य पदार्थ में तेल मिला हो और वह तेल हवा के संपर्क में आएगा और कुछ दिन के बाद, तुरंत तो नहीं लेकिन कुछ दिन के बाद ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने लगती है और वह खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है, उससे दुर्गंध आना शुरू हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है और इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। यानी खाद्य पदार्थ खराब हो गया, उससे दुर्गंध आने लगा, स्मेल आने लगा, उससे हम क्या कहेंगे? विकृत गंधिता। मतलब नाम से स्पष्ट है कि गंध जो है उसका विकृत हो गया, खराब हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा परिभाषा है वसा एवं तेलों का ऑक्सीकरण होकर खराब हो जाना तथा दुर्गंध उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है, रैंसिडिटी कहलाता है। अब एक बात बताइए, जब खाद्य पदार्थ खराब हो जाएगा तो हम यूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि क्या इसको रोकने या कम करने का कोई उपाय नहीं है? तो ज़रूर है। खाद्य पदार्थ जो वसा और तेल से युक्त है उसको अगर हम बचाना चाहें, यानी इस विकृत गंधिता से बचाना चाहेंगे, तो उसके लिए हमको सबसे पहला क्या करना होगा?
साइट्रिक एसिड उसमें मिला देना होगा। जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें क्या करना होगा, साइट्रिक एसिड मिलाना होगा। तो रोकने का उपाय लिख लीजिए, रोकने का उपाय, यानी इसको कैसे रोकेंगे, विकृत गंधिता को कैसे रोकेंगे। तो रोकने का उपाय है कि भोजन में पहला वसायुक्त भोजन में क्या करेंगे, साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड या लेसिथीन, साइट्रिक एसिड या लेसिथीन मिला देंगे, लेसिथीन मिलाकर, यानी इसको आप मिला देंगे तो क्या होगा, ये भोजन जो है कुछ और समय तक बच जाएगा। तो वसायुक्त भोजन में साइट्रिक एसिड या लेसिथीन मिलाकर इसको बचाया जा सकता है। क्या करेगा ये साइट्रिक एसिड और लेसिथीन, क्या करेगा, ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देगा। यानी ऐसा जो कुछ भी हो जो ऑक्सीजन से वसा का संपर्क तोड़ दे तो वसा यानी ये भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाएगा। दूसरा, आप लोग के घर में रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में रख दीजिएगा तो भी खाद्य पदार्थ सुरक्षित रह सकता है। तो दूसरा क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में रखकर, यानी रेफ्रिजरेटर में रख दीजिएगा, ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा तो खराब होने से बच जाएगा। और एक चीज़ और है, हम क्या कर रहे हैं, हवा से संपर्क तोड़ रहे हैं। यानी ऐसा कोई डब्बा जो वायु को अवरुद्ध कर दे, या ऐसा कोई पॉट या बर्तन जो वायु को अवरुद्ध कर दे और वायु उसमें नहीं जाने दे, तो क्या होगा, ये वसा या वसायुक्त भोज्य पदार्थ सुरक्षित रह सकता है। तो चलिए, अपना जो ये टॉपिक था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, वो आज यहाँ पर पूर्ण होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इस टॉपिक को अपने आप में एक बार देख लीजिएगा कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।